आज का हमारा प्रमुख विषय है नेफ्रॉन की संरचना। आज हम नेफ्रॉन की संरचना के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से मानव में मूत्र का निर्माण होता है। हमने पिछले बिंदु में मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में जाना। मानव में उत्सर्जन हेतु एक जोड़ी किडनियां जो वर्टिब्रल कॉलम के दाएं बाएं डायफ्राम के नीचे सैम के बीच की आकृति की होती है, जो वजन में लगभग 150 ग्राम की होती है, जिसके दो भाग होते हैं। इसके बारे में हमने जाना था। पुनः एक बार, इसके दो भाग होते हैं। बाह्य भाग चित्र के माध्यम से, बाह्य भाग कॉर्टेक्स और अंदरूनी भाग मेडुला। बाह्य भाग कॉर्टेक्स में कई मेडुलरी सब्सटेंस पाए जाते हैं। इन मेडुलरी सब्सटेंस को पिरामिड्स कहते हैं और अंदरूनी भाग मेडुला कहलाता है। इन कॉर्टेक्स और मेडुला भाग में कई छोटी छोटी नलिकाओं के जाल बिछे रहते हैं। इन नलिकाओं के जाल को नेफ्रॉन कहते हैं, जो लगभग 2 लाख तक होते हैं। ये नेफ्रॉन आगे मेडुला भाग में संग्राहक नलिकाएं बनाते हैं और ये संग्राहक नलिकाएं मूत्रवाहिनी बनाती है और मूत्रवाहिनी आगे चलकर मूत्राशय में खुलती है। हम सर्वप्रथम नेफ्रॉन की संरचना के बारे में जानेंगे। इसके पश्चात मूत्र किस प्रकार से बनता है इसके बारे में जानेंगे। तो नेफ्रॉन की संरचना, मनुष्य के नेफ्रॉन की संरचना को देखें तो मनुष्य की नेफ्रॉन की संरचना 2 भागों से मिलकर बनी होती है। ऊपर वाला भाग मेल्पिजियन ट्यूबुल्स वाला भाग होता है और नीचे वाला भाग जो होता है स्त्रावी भाग होता है। मेल्पिजियन ट्यूबुल्स वाले भाग में बोमन कैप्सूल होता है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस स्थित होता है, तथा निचला जो भाग होता है स्त्रावी भाग। इस स्त्रावी भाग में पहला भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा हुआ दूसरा भाग यू आकार का हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये तीनों ही मिलकर स्त्रावी भाग का निर्माण करते हैं। तो हमने नेफ्रॉन की संरचना के बारे में संक्षिप्त में जाना। अब हम ये जानेंगे किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है। तो मनुष्य के लीवर में अतिरिक्त प्रोटीन के अपघटन के पश्चात जो अमोनिया बनती है, यह अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके यूरिया बनाती है और यही यूरिया रक्त नलिकाओं के माध्यम से क्षरण हेतु किडनी में आती है और किडनी के वृक्क के अंदर क्षनित होती है। तो जैसे ही एफरेंट आर्टियोल्स नलिका रक्त को लेकर आती है, ये रक्त की नलिकाएं प्यालेनुमा संरचना में रक्त नलिकाओं का एक गुच्छा बनाती है। इन रक्त नलिकाओं के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस से पतली नलिका निकलती है, जिसे एफरेंट आर्टियोल्स नलिका कहते हैं। यह पतली होती है और यह मोटी होती है। तो आने वाला जो रक्त होता है मोटी नलिका के द्वारा आता है और बोमन कैप्सूल से या ग्लोमेरुलस से जाने वाला जो रक्त होता है पतली नलिका से जाता है। अतः ऐसी स्थिति में ग्लोमेरुलस पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने की वजह से रक्त में आया हुआ यूरिया, अल्प मात्रा में यूरिक एसिड, अमोनिया, कुछ मात्रा में उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज एवं जल छनकर बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं और बोमन कैप्सूल से होते हुए समीपस्थ कुंडलित नलिका और समीपस्थ कुंडलित नलिका से यू आकार के हेनले लूप और यू आकार के हेनले लूप से दूरस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए संग्राहक नलिका द्वारा बाहर उत्सर्जित हो जाता है। परंतु एफरेंट आर्टियोल्स की रक्त नलिकाएं या केशिकाएं आगे चलकर छोटी छोटी केशिकाओं के जाल बनाते हैं। ये जाल आगे चलकर ब्रांचेस ऑफ रीनल वेन बनाती है। ये रक्त की केशिकाएं आवश्यक एवं उपयोगी पदार्थों को जैसे ग्लूकोज, जल इत्यादि पदार्थों को पुनः अवशोषित करके रक्त में डालने का कार्य करती है। पुनः अवशोषण के पश्चात
जो बचा गाढ़ा द्रव होता है, ये बचा गाढ़ा द्रव संग्राहक नलिकाओं द्वारा एकत्रित किया जाता है और संग्राहक नलिकाओं द्वारा एकत्रित द्रव आगे चलकर कई संग्राहक नलिकाएं मिलकर मूत्रवाहिनी बनाती है और ये मूत्रवाहिनी आगे मूत्राशय में खुलती है। इसी स्रावी भाग में रक्त की केशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषण के पश्चात बचा हुआ जो गाढ़ा द्रव होता है, इसी बचे हुए गाढ़े द्रव को मूत्र कहते हैं। धन्यवाद।